दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो साउथ कोरियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक थ्रिलर स्टोरीज में से एक है। इसमें प्यार, एतबार और फिर बदले की आग की ऐसी हैवानियत रची जाती है कि देखने वालों का दिमाग हिल जाता है और ये समाज को वाकिफ करवाती है कि एक औरत प्यार में जितना पागल हो सकती है तो उसका बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मूवी का नाम है स्कारलेट इनोसेंस और इसके डायरेक्टर हैं यिम्पिल सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया के एक छोटे से गांव से होती है जहां पर सियोल से आकर एक बस रुकती है जिसमें से शिम हाक क्यू नाम का एक आदमी उतरता है। सिम सियोल की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लिटरेचर का प्रोफेसर है, लेकिन कॉलेज में हुई एक लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की वजह से उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है और जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता उसे शहर से दूर एक छोटे से गाँव में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ वो कुछ हफ्तों तक नाइट क्लासेस लिया करेगा। शिम बस स्टैंड से उतरकर जब गांव का नजारा देखता है तो देखने में वो वाकई बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ न होने की वजह से उसे वो काफी बोरिंग लगता है। तभी वहाँ नजदीकी एम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाली डियो की यी आती है और शिम को काफी गौर से ऊपर से नीचे तक देखने लगती है क्योंकि उसने आज तक गांव में किसी भी मर्द को ऐसे सूट बूट पहनकर नहीं देखा था। पहली ही नजर में डियो की शिम की पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाती है और जाते जाते बस उसे ही देखती रहती है। काफी देर बस स्टॉप पर इंतजार करने के बावजूद भी जब कोई टैक्सी नहीं आती तो मजबूरी में शिम को पैदल ही अपने किराए के घर की तरफ निकलना पड़ता है। इसके बाद हम शिम को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स बुजुर्ग होते हैं। वो इन्हें आज नोवेल लिखना सिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो अपने सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि रोमांटिक नॉवेल्स लिखने के लिए उम्र चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो गई हो, लेकिन इंसान का दिल हमेशा जवान रहना चाहिए, वरना आप कभी भी एक रोमांटिक किताब नहीं लिख पाएंगे। शिम की ये बातें सुनकर सभी उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और अपनी पहली क्लास में वो सबके दिल में जगह बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम डियो की यी को देखते हैं जो अपनी गूंगी माँ के साथ गाँव में रहा करती थी। डिनर करने के दौरान उसकी माँ उससे इशारों इशारों में जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहती है, लेकिन डियो की शादी करने से पहले उस शख्स के प्यार में पड़ना चाहती थी, उसके साथ घूमना फिरना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी और फिर कहीं जाकर अपना शादी का सपना साकार करना चाहती थी। अगले दिन क्लास में जब शिम पढ़ाने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर डियो की भी बैठी हुई मिलती है। लेक्चर के दौरान शिम का टीचिंग स्टाइल देखकर वो उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। यहाँ तक कि जब क्लास खत्म हो जाने के बाद भी सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तब भी उसकी नजर सिर्फ शिम को ही निहार रही थी, जिसका हल्का फुल्का सा अंदाजा शिम को भी हो गया था। वो समझ चुका था कि जिस तरह ये लड़की उसे देख रही है जरूर उसमें दिलचस्पी रखना चाहती है। इसीलिए जब डियो की डिनर करने के बाद अपने घर जा रही होती है तो शिम भी उसके साथ चल देता है। जबकि डियो की का घर शिम से पहले पड़ता है, लेकिन फिर भी वो शिम को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर शिम कहाँ रहता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसके घर के अंदर दाखिल होने के बावजूद भी खिड़की से उसे झांक रही थी, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि डियो की पूरी तरीके से शिम के प्यार में पागल हो चुकी थी। यहाँ तक कि रात में घर पहुंचकर डियो की अभी भी शिम के बारे में ही सोच रही थी और तो और सपने में भी उसके साथ ही प्यार भरे पल गुजार रही थी। ऐसा पहली बार हुआ कि उसे सपने से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर सपना तो सपना ही होता है। सुबह डियो की मुलाकात उससे एक बार फिर से एम्यूजमेंट पार्क में होती है। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बातों ही बातों में शिम उससे कहता है कि मुझे ये गांव वैसे तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हकीकत में मैं यहाँ काफी बोर हो रहा हूँ। जिस पर डियो की कहती है कि शायद आपको यहाँ बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप यहाँ अकेले हैं। आपको जल्द से जल्द अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी साथी को ढूंढ लेना चाहिए। डियो की ये बातें सुनकर शिम को समझ में आ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ है और इस मौके को भूनने के लिए वो डियो की को अपने साथ घर पर लाता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यहाँ शिम उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसीलिए दुनियादारी के झंझटों से दूर वो इस गाँव में छुट्टियां बिताने के लिए आया है। डियो की उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारा साथ काफी पसंद आता है। जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो पता नहीं चलता कि समय कैसे कट रहा है। यानी कि शिम के लिए ये डियो की का दूसरा इशारा था। इसी बीच शिम के मोबाइल में एक कॉल आती है जो कि उसकी बेटी चुंग ही की होती है, जो अपने पिता को बताती है कि कल छुट्टी का दिन है तो आपको आज रात ही हम लोगों से मिलने के लिए घर आ जाना चाहिए। इसी के साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला शिम दरअसल शादीशुदा है और उसकी पत्नी यून से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है।
सिम सियोल जाने के लिए बस स्टैंड पर आता है, पर डियोकी का उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। लेकिन शिम फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज करके बस में चढ़ जाता है, जिसके बाद बस चल देती है। डियोकी भी मायूस होकर अपने घर की तरफ मुड़ती है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि बस रुकती है और शिम उसमें से उतरकर डियोकी को लगातार निहार रहा होता है। डियोकी भी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। फिर दोनों की आंखें इशारों ही इशारों में इस बात की मंजूरी दे देती हैं कि अब उन्हें जल्द से जल्द एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। जिसके बाद शिम डियोकी को अपने घर पर लेकर आता है, जहां दोनों बिना देरी किए एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और पूरी रात बेड पर इंटीमेट होते हैं। वहीं घंटों बीत जाने के बावजूद भी जब शिम अपने परिवार के पास नहीं आता तो उसकी पत्नी को अंदाजा लग जाता है कि जरूर उसके पति को वहां भी कोई लड़की मिल चुकी है। असल में यून से अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी और इसको लेकर उसने ना जाने कितनी बार उसे समझाया भी था, लेकिन वो व्यक्ति अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं था, जिसकी सजा वो सियोल से सस्पेंड होने पर भुगत भी रहा था, मगर फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह से शिम और डियोकी का स्वभाव एक दूसरे के प्रति काफी बदल चुका था। वो अब काफी नजदीक रहने लगे थे और साथ में वक्त गुजारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। शाम को दोनों टहलते टहलते उसी म्यूजियम पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर डियोकी काम किया करती थी, पर रात काफी हो जाने की वजह से वहां पर कोई नहीं था, तो दोनों एक झूले में बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं और फिर शिम लंबी लंबी बातें कर एक बार फिर से डियोकी को प्यार की भावनाओं में बहा देता है, जिसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। डियोकी की आवाजों की वजह से पार्क का वॉचमैन उन दोनों को देख लेता है। अब चूंकि ये गांव काफी छोटा हुआ करता है, इसीलिए प्रोफेसर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही डियोकी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। चारों तरफ उन दोनों के किस्से चल रहे थे और जब यही बात डियोकी की माँ के कानों तक पहुंचती है तो उन्हें काफी बुरा लगता है, पर डियोकी पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता। वो शिम के प्यार में लट्टू नहीं बल्कि पागल हो चुकी थी। शिम भी उसे अपना दीवाना बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन उसे घुमाने के लिए सियोल सिटी लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग के साथ एक स्केच आर्टिस्ट द्वारा डियोकी की स्केच बनवाकर उसे गिफ्ट करता है। डियोकी कभी भी अपने गाँव से बाहर नहीं गई, ऐसे में शहर की ये चकाचौंध उसकी आंखों में छा जाती है। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो गांव पहुंचकर अपने घर भी नहीं जाती और पूरी रात शिम के घर पर गुजारती है। इधर उसकी माँ किम अपनी बेटी के लिए काफी चिंतित हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी एक शादीशुदा इंसान के प्यार में कैसे फंस सकती है। इधर इन सब बातों से बेफिक्र डियोकी को सिर्फ और सिर्फ शिम नजर आ रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज शिम के पास उसके दोस्त डोंग वू का फोन आता है, जो सियोल से उससे मिलने आया हुआ था। शिम एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर डोंग वू उसे खुशखबरी सुनाता है कि उसके ऊपर लगे सभी आरोपों पर उसने क्लीन चिट दिलवा दी है, इसीलिए तुम कल से ही सियोल जाकर अपनी ड्यूटी वापस से ज्वाइन कर सकते हो। जिसे सुनकर शिम फूला नहीं समाता और पूरी रात अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करता है। सुबह जब डियोकी शिम से मिलने के लिए उसके घर आती है तो देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना बाहर पड़ा हुआ था और शिम अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर गाँव से जाने की तैयारी कर रहा था। डियोकी पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, जिस पर शिम कहता है कि उसे अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हर हफ्ते आया करूंगा। तभी शिम उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर शिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलचस्प बात तो ये थी कि डियोकी इस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन शिम अच्छे से जानता था कि बड़ी मुश्किल से उसे उसकी नौकरी वापस मिली है और इतनी जल्दी किसी नई मुसीबत में वो नहीं फंसना चाहता था। इसीलिए वो डियोकी को किसी तरह बहला फुसलाकर सियोल के अपने जान पहचान के हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसका वहां पर गर्भपात करवा देता है। अबॉर्शन करवाने की वजह से डियोकी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में कई दिनों तक एडमिट भी रहना पड़ता है। लेकिन शिम का प्यार पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस अपने गाँव आती है, जहाँ पर उसकी माँ के साथ पूरे गांव को पता था कि आखिर वो शहर किस लिए गई थी। किम दरवाजे पर अपनी बेटी को देखकर उसे खूब मारती है और काफी भला बुरा कहती है, लेकिन माँ तो आखिर एक माँ ही होती है, इसीलिए वो उसकी नादानी को माफ करके वापस घर में जगह दे देती है। डियोकी कई दिनों तक पागलों की तरह सज धज कर शिम का इंतजार करती है, मगर वो नहीं आता, जिस पर खुद डियोकी ही उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर शिम घबरा जाता है और किसी तरह से कन्विंस करके वापस घर जाने को कहता है। ये सब कुछ उसका दोस्त डोंग वू देख लेता है और अपने दोस्त को समझाता है कि ये नौकरी उसे बड़ी ही मुश्किल से मिली है और अगर वो इस बार फंसा तो वो भी उसे नहीं बचा पाएगा।
कुछ इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन शिम ने एक बार भी पलटकर डियो की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। तभी एक रोज जब डियो की किचन में अपनी बीमार माँ के लिए खाना बना रही थी, तो उसे खिड़की के सामने शिम दिखाई देता है और वो अपना सारा काम धाम छोड़कर दौड़कर उसे अपनी बाहों से लगा लेती है। डियोंगी को लगता है कि शिम यहाँ उसके लिए आया है, मगर जैसे ही शिम कुछ पैसे देकर उसे इस रिश्ते को तोड़ने की बात करता है, तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। शिम का ये रूप देखकर डियोकी का मानो तो दिल धक से रह जाता है और वो उन पैसों को उसके मुंह पर फेंक कर कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। शिम अब इस रिश्ते को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसे झटक कर खुद से दूर कर देता है। इसी बीच डियोकी की नजर अपने घर की तरफ जाती है, जो आग की लपटों से झुलस रहा था। दरअसल शिम के चक्कर में डियोकी गैस बंद करना ही भूल गई थी, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और वो भागकर अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए अंदर जाती है। शिम भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी बेटी का फोन आ जाता है, जो अपने पिता को रो रो कर बुला रही थी और शिम बिना उसकी मदद किए वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ पर शिम को मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी यून से ने आत्महत्या कर ली है। सबको लग रहा था कि यून से ने अपनी बीमारी के चलते ही सुसाइड किया था, मगर शिम की बेटी को अच्छे से मालूम था कि उसकी माँ ने उसके पिता की अय्याशी भरी हरकतों से तंग आकर ये कदम उठाया था। वहीं कुछ दिनों बाद जब शिम वापस डियोकी को देखने के लिए उसके घर जाता है, तो वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। पूरा घर तहस नहस था, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उस दिन डियोकी भी अपनी माँ के साथ मर चुकी थी और शिम को अपनी गलतियों का काफी एहसास भी होता है, क्योंकि उसकी इस बचकानी हरकतों के कारण न केवल उसकी पत्नी की जान गई, बल्कि वो 3 मौतों का जिम्मेदार बन गया। देखते ही देखते इस घटना को पूरे 8 साल बीत चुके हैं और अब शिम कोरिया का पॉपुलर लेखक हो चुका है। उसकी कुछ किताबों ने हाल ही में काफी खिताब जीते, जिसकी वजह से उसके पास काफी अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं और रातों रात मिली इस दौलत और शोहरत की वजह से वो एक अय्याश इंसान बन जाता है, जिसका पूरा दिन शराब और शबाब के साथ गुजरता है। वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने अतीत को भूलना चाहता था, खास तौर पर डियोकी की यादों को। उसे लगता था कि भले ही उसकी जिंदगी में अनगिनत हसीनाएं आई, लेकिन किसी ने भी डियोकी से ज्यादा प्यार नहीं किया। बस इतनी सब वजहों से वो दिन भर नशे में रहता था, ताकि वो गलती से भी उसे याद ना आए। और वो इस लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा डूब जाता है कि अब चाहकर भी कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। गैम्बलिंग की लत की वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज भी हो चुका था और तो और इन सब के कारण वो डायबिटीज का भी शिकार हो चुका था। साथ ही साथ एक्सट्रीम नशा करने की वजह से उसकी नजर भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। इसके बावजूद देश के युवा उसे अपना आदर्श मानते थे, लेकिन अपनी बेटी चुंग यी की नजर में वो दुनिया का सबसे वाहियात इंसान था, जिसने उसकी माँ को उससे छीना था और ऐसे इंसान को वो कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। अपनी आंखों की समस्याओं के इलाज के लिए शिम एक डॉक्टर को दिखाता है, जो उसे बताती है कि बढ़ते डायबिटीज और खराब खान पान की वजह से आंखें बेकार होती जा रही हैं। हालांकि वो इतनी जल्दी अंधा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर उसने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही सालों में उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। डॉक्टर के इतना बताने के बावजूद भी शिम अपनी लत को नहीं सुधार पाता और देखते ही देखते उसकी नजर धुंधली पड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अब वो लोगों की शक्ल भी ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दरवाजे पर घंटी बजती है। शिम दरवाजा खोलता है तो उसके सामने डियोकी उसे नजर आती है, यानी कि उस रोज उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। कमजोर रोशनी के कारण शिम उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। डियोकी भी उसे अपना असली नाम ना बताकर सुजान बताती है और कहती है कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ। फिर उसका उसके घर पर आना जाना लगा रहता है। देखते ही देखते वो बहुत ही जल्दी उसकी बेटी चुंग यी से दोस्ती कर लेती है। बातों ही बातों में उसे ये भी मालूम पड़ता है कि चुंग यी अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन डियोकी का मकसद उसके पिता के और करीब आना था और फिर वो लिखने में सहयोगी के रूप में शिम की मदद करने लगती है। एक दिन वो शिम को अपने एक जाने माने डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी आंखें पूरी तरह से सही कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी लिखी हुई दवाइयों को 1 महीने तक खा लिया तो मैं ऑपरेट करके तुम्हारी आंखें दोबारा से सही कर दूंगा। शिम को डॉक्टर की बात सुनकर हल्की सी उम्मीद जागती है और वो रोजाना उन दवाइयों को खाने लगता है, लेकिन ये दवाइयाँ उसके शरीर को नुकसान तो पहुंचा ही रही थी, उल्टा उसकी आंखों की रोशनी को और भी ज्यादा कमजोर कर देती है, जिससे देखते ही देखते डॉक्टर कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। शिम ने अपने इकट्ठा किए गए सारे पैसों को कब का उड़ा दिया था।
अब उसके पास कुछ ज्यादा रुपए नहीं बचे थे, इसीलिए वो अपने ऑपरेशन में लगने वाले पैसों का बंदोबस्त करने के लिए दोबारा से जुआ खेलने के लिए कसिनो में जाता है, जहाँ पर वो पहले के 2-4 गेम तो जीतता है, लेकिन फिर हारने का एक ऐसा दौर शुरू होता है कि उसके लाए हुए सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अंत में जेब खाली होने के बाद वो कसिनो के मैनेजर चोई से कुछ पैसे उधार मांगता है और इसके बदले घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख देता है, मगर बदकिस्मती से वो ये पैसा भी हार जाता है। उधर घर पर चुंग यी को अपने पिता की कबर्ड से एक स्केच मिलती है जो कि डियोक यी की थी। ये उसने उसकी यादों में संभाल कर रखी थी, पर जैसे ही चुंग यी इस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये फोटो तो उसकी पड़ोसी दोस्त सु जैन की है। चुंग यी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता के पास सु जैन की इतनी पुरानी फोटो क्यों रखी हुई है। चुंग यी को दाल में कुछ काला लगने लगता है, क्योंकि जिस तरह डियोक यी उसके पिता के करीब आ रही थी उससे उसे समझ में आ रहा था कि जरूर कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। फिर एक रात वो उसे शिम के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देख लेती है और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर ये औरत किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाली है। वहीं अगली सुबह चोई अपने पैसों के लिए शिम के घर पर आता है, पर शिम के पास उसको देने के लिए अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी, जिस पर वो कहता है कि या तो मेरा पैसा दे दो या फिर अपना ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ चुंग यी आ जाती है, जिसे देखते ही चोई अपना मन बदल लेता है और फिर जोर जबरदस्ती करके शिम से एक पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पैसा न लौटाने की वजह से वो अपनी बेटी का सौदा चोई से कर रहा है। जिसके बाद वो लोग चुंग यी को किडनैप करके अपने कब्जे में कर लेते हैं। एक तो शरीर का साथ न देना, ऊपर से जिंदगी के इस पड़ाव पर ये सब देखना शिम के लिए काफी दुखदाई था। वो रातों रात अपनी बेटी की चिंता में डिप्रेशन में जा रहा था और डियोक यी ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा था। इसीलिए वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए अब उसके खाने में गंदगी मिला देती है और फिर एक दिन शिम को नहलाते समय वो उसे अपनी हकीकत बताते हुए कहती है कि मैं वही डियोक यी हूँ जिसकी तुमने 8 साल पहले जिंदगी खराब कर दी थी। तुम्हारी वजह से मेरा घर द्वार और माँ सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने एक बार भी मेरे जलते हुए घर से मुझे बचाने का नहीं सोचा। पर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और देखो, आज ऊपर वाले ने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी लाठी बरसाई कि ना तुम्हारे पास दौलत है और ना ही शोहरत और ना ही खुद की बेटी बची। तुम पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, बस तुम्हें इसी तरह तड़पते हुए देखूंगी। असहाय शिम ये सब सुनकर बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसी शाम उसे घर के दूसरे कमरे से आवाजें आ रही थी। जब वो थोड़ा सा नजदीक जाकर सुनता है तो महसूस करता है कि डियोक यी किसी दूसरे शख्स के साथ हमबिस्तर हो रही है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसके पास वो उसे दिखाने के लिए लेकर गई थी। दोनों की बातों को सुनकर शिम को अंदाजा लग जाता है कि ये सब कुछ इन्हीं दोनों का किया धरा है और आज वो जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार डियोक यी ही है। वैसे तो डियोक यी शिम से आज भी कहीं न कहीं प्यार करती थी, लेकिन जो नफरत उसके दिल में बसी हुई थी ये सब उसी की बदौलत हो रहा था। वो भूल कर भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुला पा रही थी कि न केवल इस शख्स ने केवल उसकी जिंदगी बर्बाद की बल्कि उसकी माँ को भी छीन लिया। बस इन्हीं सब वजहों से वो अपने डॉक्टर दोस्त और चोई की मदद से उसका जीना दुश्वार कर बैठी थी, लेकिन फिर भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो शिम के करीब रहना चाहती थी। एक रोज जब वो शिम को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर चुंग यी आती है। चुंग यी को देखकर शिम काफी खुश हो जाता है, लेकिन वहीं डियोक यी हैरत में पड़ जाती है क्योंकि चोई ने उसे बताया था कि उसने चुंग यी को कब का मार दिया है। तो फिर आखिर ये सब क्या था? अब वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं, पर यहाँ चुंग यी को डियोक यी की सारी सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन वो अपने पिता से इसका जिक्र नहीं करती बल्कि अंदर ही अंदर अपनी इस हालत का बदला लेने के लिए प्लान बनाती है। दरअसल अपने पिता के पास वापस आने के लिए चुंग यी को चोई के बॉस को खुश करना पड़ा था। चोई का मालिक एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान था, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। चुंग यी ने उसकी हर कही हुई बात मानी और उसे इतना खुश कर दिया कि वो उसे बदले में सब कुछ देने के लिए राजी हो गया। चालाक चुंग यी को सिर्फ अपना बदला लेना है, क्योंकि आज जो हालत उसकी हुई है उसकी जिम्मेदार डियोक यी थी। भले ही शिम ने उसके साथ गलत किया, लेकिन बदले की आग में चुंग यी को झोंककर डियोक यी ने बैठे बैठे एक दुश्मन बना लिया था। ऐसे में सबसे पहले वो डियोक यी से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिता की आंखें खराब हुई, इसीलिए अब तुम्हें उन्हें अपनी आंखें देनी पड़ेंगी, वरना मेरे आदमी तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अब डियोक यी खुद अपने जाल में फंस चुकी थी, यहाँ तक कि जिस चोई के दम पर वो इतना उछल रही थी वो भी अब उसके साथ नहीं खड़ा था और मजबूरी में उसे आई ट्रांसप्लांट के लिए हामी भरनी पड़ती है।
ऑपरेशन होने से पहले वो शिम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर शिम उसे बताता है कि पत्नी के मरने के बाद वो उसे लेने के लिए वापस गांव आया था, लेकिन वहाँ उसे मालूम पड़ा कि वो और उसकी माँ का देहांत हो चुका है। साथ ही साथ वो अपनी पिछली सारी गलतियों की माफी मांगता है और उससे कहता है कि आंखों की रोशनी ठीक होने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना 8 साल पहले किया करता था। और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस रोज उसने उसे याद ना किया हो। शिम की इन बातों को सुनकर डियोकी का दिल पसीज जाता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है कि कैसे बदला लेने के चक्कर में उसने सारी हैवानियत पार कर दी। वो फूट फूट कर रोने लगती है और शिम को अपने गले से लगा लेती है। कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि शिम की आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और अब वो देख सकता था, लेकिन वहीं डियोकी अंधी हो चुकी थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी शिम अपना वादा नहीं भूलता और डियोकी से शादी करके पूरी जिंदगी उसका साथ निभाता है, जिसके साथ ही ये दिलचस्प कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।